हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी की इस क्लास में 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 20 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से केवल नंबर नहीं आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव का भी एग्जाम होता है। तो इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, विषय कोड यही रहेगा और आप लोग का एग्जाम 80 नंबर का होगा, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव। समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद कर लेना है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। तो इसका आंसर लिखना है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बाधा थी। एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनी घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलनों अथवा प्रयासों को दबाया। मेटरनी की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई और ऑस्ट्रेलिया में मेटरनी के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा समाप्त हुआ, देख पुनः भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और अत्यंत सफलता पाई। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि स्वाहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि समाज का वह लाचार वर्ग जिसमें गरीब किसान, कृषक, मजदूर, समान मजदूर तथा श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे स्वाहारा वर्ग कहते हैं। इस वर्ग के लोगों के पास बुनियादी चीज़ें भी उपलब्ध नहीं होती हैं। घनी वर्ग इस वर्ग को उपेक्षित नज़रों से देखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। तो इसका आंसर लिखना है कि 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन इस मायने में प्रथम जन आंदोलन था कि इससे पूर्व के सभी आंदोलन आर्थिक या सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष के द्वारा अपने हितों की रक्षा अथवा पूर्ति के लिए चलाए गए थे, जबकि असहयोग आंदोलन के कार्य ऐसे थे कि हर तरह के लोग इसमें अपना योगदान कर सके, जैसे सरकारी उपाधियों एवं अजैतनिक पदों का त्याग, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्साहों का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि। जनता ने अपने अपने स्तर के अनुरूप इन कार्यक्रमों में योगदान दिया और असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया अथवा उद्योग के विकास ने किस प्रकार मजदूरों को प्रभावित किया, उन पर पड़ने वाले प्रभाव पर आपकी क्या राय है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सेम है और ये भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखा गया है कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिसके समक्ष छोटे उद्योग टिक नहीं सके। सामाजिक भेदभाव की शुरुआत हो गई। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया कि उनके पास दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए धन नहीं रहा। अब मजदूर और बेरोजगार कारीगरों ने झुंड बनाकर घूमना शुरू किया और मशीनों को तोड़ने में लग गए। अपनी स्थिति में सुधार की अपेक्षा उन्होंने आंदोलनों को शुरू किया। इससे वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि असलम पद्धति की शुरुआत
कैसे हुई अथवा असलम से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। तो इसका आंसर लिखना है कि छोटे गंदे और अस्वास्थ्यकर स्थानों में जहां फैक्ट्री मजदूर निवास करते थे वैसे अवासीय स्थलों को असलम कहा जाता है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए जिसके काम करने के लिए बड़ी संख्या में गांवों से मजदूर पहुंचने लगे। वहां रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी और मजदूर कारखाने के निकट रहे, इसलिए कारखानों के मालिकों ने उनके लिए छोटे छोटे तंग मकान बनाए जिसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इन मकानों में हवा पानी तथा रोशनी तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी। तो बस इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभावों को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर लिखना है कि भूमंडलीकरण का प्रभाव भारत पर व्यापक रूप से पड़ा। इसके फलस्वरूप भारत में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ जो विभिन्न तरह के उपभोक्ता सामग्रियों का उत्पादन करती हैं अथवा सेवा क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। भूमंडलीकरण के फलस्वरूप शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बेहतर विकल्प उपलब्ध हुए। हम इसके उत्पादों और उपभोग कर रहे हैं। भूमंडलीकरण के कारण भारत में भी लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आया और उनका जीवन सुविधापूर्ण हुआ। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि विश्व बाजार किसे कहते हैं। विश्व बाजार किसे कहते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है। विश्व बाजार उन स्थलों के बाजारों को कहते हैं जो विश्व के अनेक देशों की वस्तुएं आम लोगों के खरीदने के लिए उपलब्ध कराती हो, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर लिखना है कि अर्थतंत्र में आने वाली ऐसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत न रह जाए, आर्थिक संकट कहलाती हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो इसका आंसर लिखना है कि हस्तलिखित पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। छापखाना के विकास से पहले हस्तलिखित पांडुलिपियों को तैयार करने की पुरानी तथा समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपि काफ़ी नाजुक, पुरानी, महंगी तथा दुर्लभ होती हैं। ये आम जनता की पहुंच के बाहर थी। छपखाना के विकास के पहले पांडुलिपि ही पुस्तक का कार्य करती थी और पांडुलिपि हमारे पूर्वजों के दुर्लभ ज्ञान का अक्षुण्ण भंडार थी और इनका अध्ययन करके आसानी से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करना है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है कि रूसी क्रांति के 2 महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है। पहला में लिखना है कि जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। यद्यपि 19वीं सदी के मध्य में राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी, इसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था और जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। जार की अफसरशाही अस्तित्व और नेतृत्व अकुशल थी। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है पहला नंबर का। और दूसरा में लिखना है कि कृषक के रूप में मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस की बहुसंख्य जनता कृषक थी जो अपने छोटे छोटे खेत पर पुराने ढंग से खेती करती थी और दयनीय आर्थिक स्थिति में भी वे कारों के बोझ से दबे हुए थे। मजदूरों को कम मजदूरी में अधिक काम करना होता था और अपनी मांगों के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे और उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इसी प्रकार रूसी जनता की बदहाली की क्रांति का मुख्य कारण थी। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र की विकास कैसे किया। तो इसका आंसर लिखना है गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान और अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला को एकत्रित और संगठित कर टाइपों के लिए पंच मैट्रिक्स मॉडल आदि
बनाने पर योजनाबद्ध ढंग से काम शुरू किया। मुद्रा बनाने हेतु उसने सीसा, टीन और बिस्मुथ का उचित अनुपात में मिश्रित कर एक मिश्र धातु ढूंढ निकाला। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि संघीय शासन की दो विशेषताएं बताएं। तो इसका आंसर लिखना है कि संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत दो स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर। दूसरा है कि अलग अलग स्तर की सरकारों एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। तो 12 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि लैंगिक असमानता क्या है। लैंगिक असमानता क्या है? तो इसका आंसर लिखा गया है कि लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं व पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसे ही लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो इसका आंसर लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन है। तो इसका आंसर लिखना है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंग हैं। इनके नाम है ग्राम सभा, मुखिया और ग्राम रक्षा दल एंड ग्राम कचहरी। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि संघ राज का अर्थ बताए। संघ राज का अर्थ बताए। तो इसका आंसर लिखना है कि जब सत्ता का विभाजन केंद्रीय राज या क्षेत्रीय स्तर एवं स्थानीय सरकारों के बीच वितरित कर दिया जाता है तो वह संघीय राज कहलाता है, किंतु सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास होती है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो इसका आंसर लिखना है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। जिस शासन व्यवस्था में राजनीतिक साझेदारी हो वह अत्यंत ही सशक्त प्रणाली है। यह हिस्सेदारी की व्यवस्था जिस शासन व्यवस्था में की जाती है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। गैर लोकतांत्रिक सरकारें जैसे एक दलीय शासन प्रणाली, राजशाही या तानाशाही जैसी स्थितियां सभी को सत्ता में साझेदारी, सभी नागरिकों के लिए सत्ता की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती हैं। ऐसे शासन प्रणाली प्राय आंतरिक सामाजिक समूहों में व्याप्त मतभेदों, विभिन्नताओं एवं अंतरों की या तो अनदेखी करती हैं या उन्हें कुचल कर रख देती है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही सामाजिक विभाजनों का आधार है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर लिखना है कि उत्तराखंड के 2-3 गांवों में प्रारंभ हुए इस आंदोलन की शुरुआत अंगू के पेड़ काटने के मुद्दे पर हुआ। ग्रामीणों को खेती भूमि में विकास के लिए अंगू वृक्ष काटने की अनुमति को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया। वहीं सरकार ने खेल का सामान बनाने वाली कंपनी को अंगू वृक्षों को काटने का ठेका दे दिया। इसी मुद्दे ने चिपको आंदोलन को जन्म दिया। इस आंदोलन ने आर्थिक शोषण से जुड़े अन्य मुद्दों को भी अपने उद्देश्यों में शामिल कर लिया। आंदोलन का उद्देश्य था जल, जंगल और जमीन पर एकमात्र नियंत्रण स्थानीय लोगों को हो। स्थानीय भूमिहीन वन कर्मियों ने आर्थिक मुद्दा उठाया एवं न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मांगी। बाहरी ठेकेदारों द्वारा स्थानीय निवासियों को दिए जाने वाले शराब के कारण शराबी बन रहे लोगों की शराबखोरी पर महिलाओं ने आवाज़ उठाई। परिणाम स्वरूप आंदोलन के कारण अगले 15 वर्ष तक वनों की कटाई पर सरकार ने रोक लगा दी। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून क्या है। तो भारत एक बहुदलीय लोकतांत्रिक राष्ट्र है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने हित या अन्य किसी कारण से अपने दल को छोड़कर अन्य दल में मिल जाता है तो यह क्रिया उस निर्वाचित सदस्य के संदर्भ में दल बदल कहलाएगा। दल बदल शक्ति संतुलन को बिगाड़ता है, सरकार को अस्थायी एवं भयभीत बनाए रखता है। 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने दल बदल विरोधी अधिनियम संसद में लाया। पारित अधिनियम दल विरोधी कानून बना। यदि किसी पार्टी को निर्वाचित सदस्यों का 1/3 भाग अलग होता है तो यह दल बदल नहीं कहलाएगा, एक नए दल का गठन माना जाएगा। यदि दल बदल की घटना में 1/3 से कम निर्वाचित सदस्य हो तो दल बदल माना जाएगा। दल बदलने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि की सदस्यता विधायिका से समाप्त कर दी जाती है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है राजनीतिक दल
की परिभाषा दे। राजनीतिक दल की परिभाषा दे, तो इसका आंसर लिखना है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष को अमली जामा पहनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल सामान्यतः व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके समान उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति है, अर्थात उसका उद्देश्य होता है राजनीतिक कार्यकलाप को करना और कराना। राजनीतिक क्रियाकलापों में दल के सदस्य मतदान करते या कराते हैं, चुनाव लड़ते या लड़ाते हैं, नीतियाँ एवं कार्यक्रम का निर्धारण करते या कराते हैं। यदि विचारों में मूल से विभिन्नता आ जाती है तो व्यक्ति को दल छोड़ना पड़ता है। सत्ता प्राप्ति तथा सत्ता को प्रभावित करने हेतु राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, आर्थिक नियोजन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर लिखना है, आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध संसाधनों का ऐसा नियोजन, समन्वय एवं उपयोग है जिससे हम समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त कर डालते हैं। उद्देश्य 1 में लिखना है कि भारत में व्याप्त गरीबी निर्धनता को समाप्त करना। दूसरा में लिखना है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। तीसरा में है कि प्रति व्यक्ति आर्थिक आय में बढ़ोतरी करना। चौथा में लिखना है कि देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। पांचवा है भूमि की उर्वरा शक्ति का 100% उपयोग कर भारत की समृद्धि अप्रत्याशित बढ़ोतरी करना। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने ये फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देख सकते हो, इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आएगा इस तरह से, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आइएगा क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो जैसे आप लोग का सोशल साइंस का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th सोशल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और नीचे आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th सोशल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025, यहाँ पर देख सकते हो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और भी यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट होगा तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको PDF में भी डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पर क्लिक करके PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी सभी सब्जेक्ट का दिया गया है। साइंस का भी डाउनलोड करना है तो यहाँ पर साइंस का भी दिया गया है, देख सकते हो सभी चैप्टर का। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करके याद कर लीजिए।